तारीख थी 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी की और स्थान था पानीपत का मैदान। वही पानीपत का मैदान जहां पर हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया, वही पानीपत का मैदान जहां पर अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में लगभग सभी मुसलमान एक साथ आ गए थे। वहीं दूसरी ओर मराठे अकेले थे। हिंदू राजाओं के द्वारा मराठों का साथ नहीं दिया गया। कुछ दिनों से भूखे प्यासे मराठे युद्ध के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने अपने आप को युद्ध की अग्नि में झोंक दिया और अनुमान लगाइए इस बात से कि ऐसा कोई मराठा घर नहीं था जहां से किसी ना किसी ने अपने प्राणों का बलिदान ना दिया हो। यहीं से एक सवाल का भी जन्म होता है कि आखिर हिंदू राजाओं के द्वारा मराठों का साथ क्यों नहीं दिया गया, जबकि दूसरी ओर लगभग सभी मुसलमान एक साथ आ गए थे। मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इतिहास को केवल विषय समझने की भूल ना करें। इतिहास शिक्षक है, वर्तमान का और भविष्य का। इतिहास यह सिखाता है कि सच्चाई को स्वीकार करो। इतिहास यह सिखाता है कि जो गलतियां मैंने की हैं उनका विश्लेषण करो और उन गलतियों का दोहराव मत करो, क्योंकि गलतियां सजा मांगती हैं। इतिहास ने जो गलतियां की वो बटे इसीलिए कटे। अगर भविष्य और वर्तमान ये गलती करेंगे, अगर वो भी बटेंगे तो कटेंगे। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं इस विषय को। मराठों को राजपूताना के शासकों का सहयोग न मिलने का कारण क्या यह हो सकता है कि दोनों में किसी भी प्रकार की समानताएं नहीं थी? दोनों का धर्म एक था, मराठे भी हिंदू और राजपूताना के शासक भी हिंदू। इसके अतिरिक्त दोनों के विचार भी एक थे कि हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं वो अटक तक हैं। हालांकि उस समय हिंदुस्तान कोई एक राष्ट्र नहीं था, छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी और हर रियासत अपने आप में एक देश हुआ करती थी। जैसे जयपुर एक देश था, मारवाड़ एक देश था, जैसलमेर एक देश था, बीकानेर एक देश था। लेकिन बावजूद इसके भले ही कितने ही बड़े छोटे राजे रजवाड़े रहे हों, सबका यह मानना था कि हमारी जो सीमाएं हैं वो अटक तक हैं। कुछ उदाहरण आपके समक्ष में रखता हूं। जैसे पेशवा बाजीराव ने अपने छत्रपति शाहू जी से यह कहा कि अब समय आ गया है कि इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करेंगे तो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी और एक बार फिर से मराठा पताका कटक से और अटक तक फहराएगी, यानी कृष्णा नदी से और अटक तक फहराएगी। और शाहू जी ने यह कहा था, आप एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र और निश्चित ही मराठा पताका को हिमालय के उस पार गाड़ देंगे। मैं आपका ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि मराठे मान रहे हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं वो अटक तक हैं। और राजपूताना के शासकों के भी कुछ उदाहरण रखता हूं जहां से यह बात स्पष्ट है कि दोनों की मान्यताएं एक प्रकार की हैं कि हमारी सीमाएं अटक तक हैं। मुगल शासक औरंगजेब के समय राजपूताना के शासकों को अटक पार जाने के लिए कहा था। उस समय बीकानेर के शासक महाराजा कर्ण सिंह के नेतृत्व में राजपूताना के इन शासकों ने अटक पार जाने से मना कर दिया था, वहां की नावों को तुड़वा दिया और उनमें आग लगवा दी थी। इस बात की जानकारी जयपुर राज्य की ख्यात से भी मिलती है, जिसमें जानकारी मिलती है कि बीकानेर के शासक को राजपूताना के शासकों की ओर से जांगड़धर बादशाह की उपाधि दी गई थी और इसी बात की पुष्टि बीकानेर के सोर्सेज से भी होती है। और कुछ उदाहरण रखता हूं। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज बीसल देव चौहान, जिनको विग्रहराज चौहान फोर्थ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी यह लिखा है अपने सोर्सेज में कि मैंने मलेच्छों को अटक के उस पार खदेड़ दिया है और अपने उत्तराधिकारियों से कहूंगा कि इन मलेच्छों को अटक के उस पार तक ही सीमित रखें। फिर से अटक आया। एक उदाहरण और, बूंदी रियासत के शासक, राजपूताना की रियासत थी बूंदी, वहां के शासक थे सूरजन सिंह हाड़ा। उन्होंने मुगल शासक अकबर के साथ में जब संधि की थी तो संधि की 10 शर्तें थी, जिनमें से कुछ शर्तें इस प्रकार से थी कि लड़की नहीं देंगे, मतलब लड़की का ब्याह नहीं करेंगे तुम्हारे साथ में, जजिया भी नहीं देंगे। और उन्हीं शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि जब कभी भी सैन्य अभियान पर भेजा जाएगा तो मुझे अटक पार जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस दृष्टि से मराठों में और राजपूताना के शासकों में समानता है। दोनों का धर्म एक, दोनों की मान्यता एक कि हिंदुस्तान की हद अटक तक है, वहां तक हमारी सीमाएं हैं। फिर क्या कारण हुआ कि राजपूताना के वो शासक जिनको मराठों का साथ देना था वो नहीं दे सके?
अब मैं आपको लेकर चलता हूं 12 दिसंबर 1750 ईस्वी की एक घटना की ओर। जयपुर रियासत में आ जाइए। इस समय यहां के शासक थे सवाई ईश्वरी सिंह, और 12 दिसंबर 1750 ईस्वी की रात को सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। सोर्सेज की जो भी कॉपी है वो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर। आत्महत्या का कारण यह था कि मराठों को एक तय धनराशि देनी थी और निश्चित समय में वो धनराशि सवाई ईश्वरी सिंह इकट्ठी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। मराठे मल्हार राव होलकर के नेतृत्व में जयपुर रियासत में ही एक जगह थी झालाना, जो वर्तमान में है। सुबह सुबह लोग वहां पर टहलने के लिए जाते हैं। वहां पर मराठा सेना रुकी हुई थी। सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने एक सेवक को भेजा 2 लाख की रकम लेकर, लेकिन मल्हार राव होलकर नाराज हुए। इसके बाद सवाई ईश्वरी सिंह ने 4-5 लाख रुपए लेकर अपने एक सेवक को जाने के लिए वहां कहा। उन्होंने कहा कि मराठे मेरी हत्या करें, इससे अच्छा है कि आप मेरी गर्दन उड़ा दो। और अंततः सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। अब जब सवाई ईश्वरी सिंह की आत्महत्या की खबर मल्हार राव होलकर को लिखी तो उन्होंने वहां से एक लेटर लिखा सवाई ईश्वरी सिंह के छोटे भाई माधो सिंह को। माधो सिंह जो उस समय उदयपुर में थे, मेवाड़ रियासत में थे। माधो सिंह आए 29 दिसंबर 1750 ईस्वी को और 4-5 दिनों तक मराठा कैंप में रहे। सारी रकम तय हो गई कि माधो सिंह को जयपुर रियासत का अगला शासक बना दिया जाएगा, लेकिन इसकी एवज में इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन 6 जनवरी 1751 ईस्वी को जयप्पा सिंधिया आए। उन्होंने पिछली मांग को कैंसिल करते हुए एक नई मांग रखी और 10 जनवरी 1751 ईस्वी को जब 4000 की संख्या में मराठे जयपुर शहर में प्रवेश किया, उन्होंने वो जयपुर शहर जो अभी नया नया ही बसाया गया था सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह के पिता सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 ईस्वी में, उस जयपुर शहर में प्रवेश किया तो दोपहर का समय था और जयपुर की आम जनता ने मराठों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1500 मराठे मारे गए। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि 500 से 700 मराठे मारे गए थे। जयपुर की आम जनता ने विद्रोह किया। हालांकि इसके संबंध में कुछ मेरे दर्शक ये तर्क देते हैं कि केवल आम जनता ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है 10-5% जयपुर की सेना के द्वारा आम जनता को समर्थन दिया होगा, लेकिन 90% से अधिक वो जयपुर की आम जनता ही थी। अब आप विचार करिए कि आम जनता के द्वारा मराठों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया होगा। जब धन की वसूली की बात आती थी तो राजा को अगर पैसा देना है किसी को तो वो धन की उगाई कहां से करेगा? जनता से। जनता का शोषण होना शुरू हो जाएगा, जनता में उग्रता आ जाएगी, नाराजगी आ जाएगी। एक तो नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कुछ ही दिनों पहले सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की और अब जो पैसों की डिमांड थी वो ज्यादा थी। अगर आप इस तर्क से सहमत नहीं है, इस उदाहरण से सहमत नहीं है, तो मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां पर कुछ गांव हैं। उन गांवों में जो लोग रहते हैं उनके पूर्वज भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल के वहां सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। अब आप एक बार विचार करिए कि भरतपुर राज्य में जो सैनिक थे वो महाराष्ट्र में जाकर क्यों बसे। कुछ और उदाहरण, आप भरतपुर रियासत में जाइए, आज तो भरतपुर जिला है, वहां पर आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पूर्वज लड़ते हुए सन 1761 ईस्वी के पानीपत के तीसरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा क्या है मैं समझाता हूं। 1761 ईस्वी में जब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे पराजित हुए तो हालांकि महाराष्ट्र का, वर्तमान है महाराष्ट्र, तो मराठा राज्य का उस समय ऐसा कोई घर नहीं था जिसने अपने घर से किसी ना किसी एक सपूत को खोया ना हो। हर घर से किसी ना किसी ने बलिदान दिया था और वहां पर जो बचे कुचे लोग रह गए थे, जब वो वापस दक्षिण की ओर भागे तो भरतपुर रियासत का क्षेत्र आया और वहां की आम जनता ने, गौर करना फिर से, वहां की आम जनता ने उन भागते हुए मराठा सैनिकों को पकड़ा, उनको मारा और कपड़े तक खुलवाए। इसके बाद भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल को आगे आना पड़ा, उनकी पत्नी किशोरी देवी को आगे आना पड़ा। उन्होंने अनाज के भंडार खोल दिए मराठा सैनिकों के लिए। जो भी मराठे थे, महिलाएं थी, बच्चे थे,
उनके लिए अनाज के भंडार खोले। उनकी सुरक्षा के लिए महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना की तैनाती की और अपने सैनिकों को दक्षिण तक भेजा कि जाओ मराठों को सुरक्षित वहां तक छोड़कर आओ। वो जो सेना वहां पर गई थी भरतपुर रियासत की, उसमें से बहुत सारे सैनिक तो वापस लौटकर आ गए थे भरतपुर राज्य में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो वहीं बस गए थे। आज महाराष्ट्र में जो उनके परिवार रहते हैं, उनके पूर्वज भरतपुर रियासत में सैनिक का काम किया करते थे, ये वही लोग हैं। इसके अतिरिक्त भरतपुर रियासत में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी वो मराठे बसे हुए हैं जो पानीपत के युद्ध से वापस लौट रहे थे लेकिन भरतपुर में ही रह गए। और उनका गोत्र भी अगर आप देखेंगे तो भगोड़ उनका गोत्र है। आप जाकर वेरीफाई करें इस बात को। अब यहां पर फिर से यह विचार करने योग्य बात है कि जयपुर की ही तरह भरतपुर की आम जनता ने भी मराठों के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया। विश्लेषण आप करना इसका। कई बार दर्शक ये तर्क करते हैं कि सर महाराजा सूरजमल को यह डर था कि अगर वो सहायता नहीं करेंगे तो मराठे उन पर आक्रमण कर सकते हैं। 1761 ईस्वी में जब मराठे पराजित हुए थे तो कुछ समय के लिए मराठों की शक्ति क्षीण हो गई थी, कम हो गई थी, और महाराजा सूरजमल को यह डर नहीं था कि मराठे उन पर आक्रमण करेंगे। डर यह था कि अगर मराठों की सहायता करेंगे तो उस समय मराठे अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली के दुश्मन हैं और अहमद शाह अब्दाली का भरतपुर पर हमला हो सकता है। बावजूद इस बात के महाराजा सूरजमल ने मराठों की सहायता की। खैर, हमको एक कारण तो यह समझ में आया कि मराठों और उत्तर भारत के जो राजा थे उनके मध्य यह आर्थिक विषय था जिसकी वजह से उत्तर भारत के शासकों ने मराठों का साथ नहीं दिया। दूसरा एक कारण था मराठों और राजपूताना के शासकों की आपसी महत्वाकांक्षाओं का टकराव। मैं आपको राजपूताना की एक रियासत की ओर लेकर चलता हूं, बूंदी रियासत। यह राजपूताना की ऐसी पहली रियासत थी जिसके आंतरिक मामलों में मराठों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। सन 1730-1732 ईस्वी के लगभग। डिटेल से समझाता हूं। जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह और सवाई जय सिंह की बहन थी अमरी कंवर या अमर कुंवरी। उनकी शादी हुई थी बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ में, यानी बुद्ध सिंह सवाई जय सिंह के बहनोई थे। लेकिन सवाई जय सिंह की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। वो राजपूताना की सभी रियासतों तक अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाया और बुद्ध सिंह के स्थान पर दलेल सिंह को बूंदी का अगला शासक बना दिया। दलेल सिंह जो सालिम सिंह हाड़ा के पुत्र थे, सालिम सिंह हाड़ा जो करवार के जागीरदार थे। अब जब ऐसा हुआ तो सवाई जयसिंह की बहन अमरी कुंवर या अमर कुंवरी ने मराठों से सहायता मांगी। मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया को आमंत्रित किया। सहायता के बदले 6 लाख की रकम दी गई और मल्हार राव होलकर को उन्होंने अपना भाई बनाया, राखी बांधी। मराठों ने सहायता की, दलेल सिंह को पराजित कर दिया, बुद्ध सिंह को फिर से गद्दी पर बैठा दिया और दलेल सिंह के पिता सालिम सिंह को बंदी बनाकर मराठे अपने साथ में ले गए। बाद में सालिम सिंह को 2 लाख की रकम देकर मराठों से छुड़वाया गया। मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दोनों की आपसी महत्वाकांक्षाओं की वजह से जब राजपूताना की किसी रियासत में मराठों का हस्तक्षेप हुआ तो यह बात जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को पसंद नहीं आई। इसके अतिरिक्त एक विषय ऐसा जिसकी वजह से मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को पत्र लिखा था मराठों के विरुद्ध इकट्ठा होने के लिए। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। सन 1711 ईस्वी की बात है जब मराठों के द्वारा मंदसौर के आसपास के क्षेत्र से पैसे की वसूली की गई थी। मंदसौर वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, जबकि उस समय मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। अब मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र से जब मराठों ने पैसा वसूला तो मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह इस बात से नाराज हुए और उन्होंने सवाई जयसिंह को पत्र लिखा कि राजपूताना के शासकों को मराठों के विरुद्ध इकट्ठा होना चाहिए। मराठों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी कि उनको अपना प्रसार करना था राज्य का। अब उत्तर भारत की ओर अगर बढ़ना है तो इसमें राजपूताना भी आता था और राजपूताना के शासकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि उनको भी अपने राज्य का विस्तार करना है। सवाई जयसिंह ये चाहते थे मालवा तक उनका प्रभाव रहे। मारवाड़ के शासक महाराजा अभय सिंह ये चाहते थे कि गुजरात तक उनका प्रभाव रहे और मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह ये चाहते थे कि उनके क्षेत्र तक मराठे ना आए। तो अब राजपूताना के सभी शासक इकट्ठे हुए हुरडा में। हुरडा जो वर्तमान में आता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। यहां पर जुलाई सन 1734 ईस्वी में राजपूताना के लगभग सभी शासक इकट्ठे हुए थे कि
जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाएगा तो मराठों के विरुद्ध हम एक सैन्य अभियान चलाएंगे। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह भी थे, मेवाड़ के शासक, ध्यान रखना इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की बजाय महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह बने, जगत सिंह द्वितीय, और उन्होंने ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बीकानेर के शासक थे सुजान सिंह, मारवाड़ के शासक थे महाराजा अभय सिंह, नागौर के शासक थे बख्त सिंह, कोटा के शासक थे दुर्जन साल, इसके अतिरिक्त किशनगढ़ के शासक थे राज सिंह। मतलब कहने का अर्थ यह है कि राजपूताना के लगभग सभी शासक इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि मराठों का राजपूताना की रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था, इसीलिए वो सारे इकट्ठे हुए। यहां पर उन्होंने एक दूसरे के मान सम्मान की सौगंध खाई। यहां पर उन्होंने संधि की कि एक दूसरे के विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। यह संधि की कि जैसे ही यह बारिश का मौसम समाप्त होगा तो सभी रामपुरा में इकट्ठे होंगे और मराठों के विरुद्ध एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाएंगे। लेकिन उनकी स्वयं की आपसी महत्वाकांक्षाओं के टकराव की वजह से, एक दूसरे के परस्पर विश्वास की कमी की वजह से यह जो सम्मेलन बुलाया गया था यह सफल नहीं हो सका था। तो इस सारे विषय को समझने के बाद हमको कुछ कारण मिलते हैं जिसकी वजह से राजपूताना के शासकों द्वारा मराठों का साथ नहीं दिया गया था। एक तो था दोनों की आपसी महत्वाकांक्षाएं, एक कारण था मराठों का राजपूताना की रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, और एक कारण था मराठों की राजपूताना के शासकों के प्रति जो आर्थिक नीतियां थी वो। और वीडियो समाप्ति से पहले फिर से एक बात को दोहराऊंगा कि इतिहास शिक्षक है। इतिहास आपको सिखाता है कि सच को स्वीकार करो। सच को स्वीकार किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सच को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और गलतियों का दोहराव करेंगे तो गलतियां इतिहास में भी सजा मांगती हैं, वर्तमान में भी सजा मांगती हैं और भविष्य में भी सजा मांगेंगी। थैंक यू। जय हिंद।